बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर्स के साथ आज एक तवील नशिस्त की, जिसमें उन्होंने निगरान हुकूमत की तरजीहात और निगरान हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं उसका अहाता किया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट पूरी मामलत करेगा। कोई फेवरेट नहीं है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी और ना ही कोई इदारा जाती मुदाखलत होगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कानून में रहकर इंतखाबात लड़ते हैं उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनकी निगरान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में बिलखसूस तवानाई के शोबों में इस्लाहात पे काम किया जा रहा है और इस सिलसिले में जो हालिया दिनों में SIFC के तहत इजलास हुआ, इसमें डिस्कोस के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर तक इस हवाले से हतमी पेशरफ्त मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत एक बुनियाद रख रही है, चाहे वो इदारा जाती इस्लाहात हों, चाहे वो जो गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके इनखला का मामला हो, जिसके लिए 31 अक्टूबर की आखिरी डेट मुकर्रर की गई है। इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आएगी फिर उनका वो मैंडेट होगा कि वो चाहे एनर्जी रिफॉर्म्स हैं या जो दीगर रिफॉर्म्स हैं स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के हवाले से उन्हें कंटिन्यू करे, ये उनकी ऑप्शन होगी। लेकिन अगर इसका तसलसल होता है तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से हरगिज़ ये नहीं कहा गया कि जो 18 लाख अफगान मुहाजिरीन रजिस्टर्ड पाकिस्तान में मुकीम है उन्हें निकाला जा रहा है, बल्कि जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, और वो सिर्फ अफगान नहीं बल्कि जो भी कौमियत के लोग यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं उन्हें कहा गया है कि वो 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, वगरना 1 नवंबर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दीगर बहुत से मौज़ूआत पर उनसे सवालात हुए जिनका उन्होंने तफसीली अहाता किया। इस पर भी हम आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से यह समाअत हो रही है जो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ लाइव आपको दिखाता है। आज इसकी ये तीसरी नशिस्त थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत के साथ कानून साजी की। आइन और कानून चीफ जस्टिस के ताबे नहीं होता और अगर पार्लियामेंट ने किसी चीज़ की दुरुस्तगी की है तो उसको उस हवाले से कंटिन्यू करने में कोई अमर माने नहीं है। बार कैफ जो आज की समाअत थी अब वो अब मुलतवी होगी, कल 11 बजे दोबारा समाअत होगी। जो दलाइल है उसका सिलसिला जारी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि बड़ी अहम लेजिस्लेशन है और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट यानी जो 15 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इसकी समाअत कर रहे हैं। फिर व्यूअर्स एक और बहुत अहम नुकता उमूर खारजा के हवाले से, उस पर ज़रूर हम आज गुफ्तगू करेंगे। जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उस हवाले से आज उसका तीसरा दिन है। हमास की जानिब से इसराइल की जो जालिमाना पॉलिसी हैं उनके खिलाफ तंग आमद बजंग आमद के तहत कार्रवाइयाँ की गई और उसके नतीजे में अब इसराइल की जानिब से शदीद किस्म की एरियल बॉम्बिंग की जा रही है और कार्रवाइयाँ की जा रही है और इसमें अब तक बहुत भारी जानी नुकसान भी हुआ है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 800 के करीब इसराइलियों की मारे जाने की खबरें हैं, जबकि फ़लस्तीनियों के हवाले से भी 500 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस हवाले से जानेंगे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ वो बेनतीजा रहा और आज इस हवाले से भी सवाल हुआ था निगरान वज़ीर आज़म से अनवारुल हक काकड़ साहब से, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की फ़लस्तीन के हवाले एक मुसल्लमा पोजीशन है उसी को उन्होंने रीएट्रिएट किया कि पाकिस्तान जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जो फ़लस्तीन की जानिब से ही सामने आया था उसको भरपूर अंदाज में सपोर्ट करता है और हमारी सियासी और इखलाकी हिमायत उनके साथ जारी रहेगी। इन नुकात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। एक बड़ा जामे और मुतफरिक पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप वीडियो लिंक पर मज़हर अब्बास साहब, वेरी सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। मज़हर अब्बास साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, मुस्लिम नवाज के मरकज़ी रहनुमा है, MNA रह चुके हैं और ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से PMLN जल्द से जलूस कर रही है, एक्टिविटी कर रही है। सर आपका बहुत शुक्रिया। 31 अक्टूबर की उनकी आमद मुतवक्की है। सेनेटर शशि पलीजो साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है जिनका तसलसल से ये मुतालबा है कि आइनी
मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। अहमद बिलाल महबूब साहब जो सदर हैं पिलडैट के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फॉर्मल वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ प्रोग्राम सच। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से मज़हर अब्बास साहब से करूँगा। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़हर अब्बास साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से तवील नशिस्त हुई, तमाम काफ़ी जर्नलिस्ट मौजूद थे, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों के। आपकी कमी महसूस हुई। बार कैफ प्राइम मिनिस्टर साहब से हर तरह के सवालात हुए। कुछ खुलासा तो मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई में रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत है उनका कोई फेवरेट नहीं है और कोई इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी है। जो कानून और आइन के दायरे में रह के उनके लीडरान मौजूद हैं, उनकी उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब की भी एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखे हुए हैं और इलेक्शन जो है वही वे फॉरवर्ड हैं। उन्होंने बार बार जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात के बाद जो पॉलिसीज़ जिनकी बुनियाद निगरान हुकूमत ने रखी है, जो कुछ गैर मकबूल सियासी फैसले किए हैं, जो जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से हट के हैं, उनकी कंटिन्यूटी अगर होगी तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी का जामिन बन सकती है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से मज़हर साहब? देखिए, इलेक्शन वे फॉरवर्ड है, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि इलेक्शन ही वे फॉरवर्ड है, क्योंकि अगर आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, तो मेरा ख्याल है इतनी भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी जितनी ताख़ीर हो गई इसमें। मज़ीद ताख़ीर होगी, मज़ीद नुकसान होगा। हम पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को इसी अंदाज में देखते हैं। उसूली तौर पे, आइनी तौर पे, उसूल भी एक तरफ रखें, आइनी तौर पे तो इलेक्शन नवंबर में होने चाहिए थे, जी जी। लेकिन खैर नहीं हुए। नवंबर में नहीं हो रहे इलेक्शन। लेकिन क्या जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे? अभी तक एक अभाम पाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने ये तो कहा कि वे फॉरवर्ड इलेक्शन ही है, लेकिन साथ में वो ज़ाहिर है, आई डोंट ब्लेम हिम, कि वो उन्होंने कहा है जी इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का है। जी इलेक्शन कमीशन अब कब तारीख का ऐलान करता है? अगर जनवरी, मिड जनवरी या द लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब ये है कि बाय मिड नवंबर जो है इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का अनाउंस हो जाना चाहिए। जी। इससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान में हमेशा ये मसला रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं रहा, और सियासी इस्तेकाम नहीं रहता तो इससे माशी इस्तेकाम नहीं आता। कोई भी आप पॉलिसी, और इंटरम गवर्नमेंट की, केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस को अवॉइड करें। जी उनका मैक्सिमम काम ये होता है कि अपने इस 3 महीने के, या पंजाब और केपी में तो बहुत बढ़ गया, कि आप सिर्फ जो है गुड गवर्नेंस की मिसालें कायम करें, अच्छी चीज़ों को कंट्रोल करने की मिसालें कायम करें। मेरे नुक्ते नज़र से ये प्राइवेटाइजेशन और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट ना है, ना होना चाहिए। ठीक। इसलिए कि जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो फिर वो ज़ाहिर है इस पे क्वेश्चन करती है, लेकिन और फिर मजहर वो भाई, उनको कदर राइट कलामी होता के लिए है। माजद, आपने कहा कि मैंडेट नहीं है, और लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये प्राइवेटाइजेशन हमने देखा कि चाहे वो PMLN हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी हद तक तो उनके मंशूर में होता है कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो इसकी निजकारी करेंगे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो सियासी मसाइल की वजह से या कोलिशन गवर्नमेंट्स के प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाते, और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का 1300 अरब रुपए का सालाना जो है वो खसारा पाकिस्तान मेरे और आपके टैक्स पेयर मनी से भरा जाता है। तो सर, आप नहीं समझते देखिए, कि वक्त आ गया कि इससे फैसले ले लिए जाएं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर गलत काम कर रहा है तो हम उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे, उसे क्रिटिसाइज करेंगे। सही। अगर कोई पार्लियामेंट गलत कानून साजी करती है तो पार्लियामेंट पर तनकीद होगी। अगर कोई हुकूमत जो है वो उसका फेलियर होता है तो उस पर, क्योंकि वो अगर अपने वादों से इनराफ करेंगे तो फिर ये लोगों का राइट है ना कि वो उनको दोबारा वोट ना दें। ठीक। लेकिन ये किसी केयर टेकर का काम नहीं है। ये मैं फिर वो बात करूंगा कि केयर टेकर के पास ये मैंडेट ना होना चाहिए, ना है, ठीक। कि आप कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बहुत महदूद, आपका काम सिर्फ इलेक्शन तक है। आप सिर्फ एक ट्रांजिट पर हैं। ठीक। आप इलेक्शन करा के आपको वापस जाना है, तो उन 3 महीनों में या कुछ ज्यादा महीनों में इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? ओके। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा कि बिल्कुल आइडियली तो, आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि केयर टेकर्स होने ही नहीं चाहिए। आइडियल तो ये होती है कि इलेक्शन कमीशन ही केयर टेकर हो। जी जी। और लेकिन हमारी यहाँ बदकिस्मती से उस तरह का ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, पावरफुल इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं है।
लेकिन क्योंकि इससे इससे आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस वो जन्म लेती हैं जब कोई केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह के फैसले करती है। बाकी ये कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर अब उस वक्त तक एक सस्पेंस रहेगा। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जी जी। कानून के मुताबिक उनके साथ क्या होता है, सलूक होता है, उन जो जिस तरीके से गए थे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उससे उससे नज़र यही आता है कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। ओके। जो उन्होंने कहा कि अली अहमद खान की मिसाल दी, लेकिन ऐसी मिसालें भी हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में ही हुआ है ना कि ये जो 2 इंटरव्यूज़ हुए हैं, कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ हुए हैं, इनमें ये भी तो केयर टेकर की, मुझे नहीं पता उधर ये सवाल हुआ या नहीं हुआ। कामरान शाह साहब वैसे लेकिन खुद मौजूद थे। मैं ये बताना चाहता दूसरा इंटरव्यू तो मेरे ख्याल में नशर नहीं हुआ लेकिन मैं दोबारा आपका लौट के आऊंगा। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब भी मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर आप दिया। सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? निगरान हुकूमत को सर एम्पावर किया गया था। मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब और शशि पलिजो साहब से ज़रूर पूछूंगा और उनको इकनॉमिक डिसीजंस के हवाले से, क्योंकि IMF का जो एक एग्रीमेंट है वो भी 9 माह का, उसमें जो दूसरी किस्त आनी है वो निगरान गवर्नमेंट के मुद्दत के दौरान आनी है। तो इस हवाले से SIFC के तहत कुछ फैसले भी किए गए। मज़हर साहब बारकैफ उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, इस पर आप भी राय दीजिएगा। दूसरा सर, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। उस हवाले से जो फुल कोर्ट समाअत हो रही है, जो रिमार्क्स अब तक आए, उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? फिर जरा आगे चलते हैं। अहमद बिलाल साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये फुल कोर्ट वाली जो बात है ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। ये तो बहुत मुतालबा था उस वक्त भी जब ये केस टेकअप किया गया था, जब एक केस सामने आया था। और इससे मिलते जुलते और भी चंद ऐसे सियासी किस्म के केस थे जिनके बारे में बार का भी ये मुतालबा था, बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का, कि इसके लिए फुल कोर्ट बना दी जाए। लेकिन वो फुल कोर्ट नहीं बनी, तो ये अब फुल कोर्ट बना दी गई है इस पर्टिकुलर केस के लिए जो कि बहुत ही अहम है। तो इसके लिए इस फोरम के ऊपर जो फैसला होगा फिर वो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर उससे तो इसलिए मैं समझता हूँ फिर ये इसकी भी एहतमाम किया गया कि इसकी ओपन ट्रायल हो। ओपन ट्रायल मीडिया के ऊपर नशर भी किया जाए ताकि उसकी लोगों को पता चले कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और ये इसकी तहसीन की जानी चाहिए। और नए चीफ जस्टिस साहब के लिए भी अगरचे उतना ही मुश्किल काम होगा फुल कोर्ट बनना और उसके नतायज से निपटना जितना पिछले चीफ जस्टिस के लिए था, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस ने इसकी कोई परवाह नहीं की और इसको बड़ा बोल्डली इसको फेस किया है। फैसला जो भी होगा मेजॉरिटी का वो फैसला होगा जी। कि क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उससे पहली बात आपने कही थी कि ये इक्तिसादी किस्म के फैसले सर हमारी निगरान हुकूमत और निगरान काबीना ले, तो गुजारिश ये है कि निगरान हुकूमत को एम्पावर तो किया गया था एक कानून के जरिए से, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक केस था सर। कि अगर आपने कोई ऐसे जो मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स हैं जो साइन किए हुए हैं, ऑन गोइंग है, नए नहीं हैं, ऑन गोइंग है, उसके ऊपर को फैसला करना पड़ता है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ चल रहे हैं, तो फिर ये निगरान हुकूमत उसके ऊपर फैसला कर सकती है। लेकिन वो बड़ा स्पेसिफिक केस था। पहले ये जनरल था जब नई अमेंडमेंट पेश हुई थी असेंबली में, लेकिन उस पर एतराज उठा तो फिर उसको बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया गया एक दो केसेस में। तो मेरे ख्याल में उन इस्तिस्नात तक ही रहना चाहिए। ठीक। उन इस्तिस्नात से आगे बढ़ के फैसले नहीं करने चाहिए। लेकिन एक मजबूरी ये हो गई है कि ये तो बनी थी हुकूमत 3 महीने के लिए, इसे होना तो 3 महीने के लिए चाहिए था, लेकिन वो डिलिमिटेशन की वजह से उसका दौरान किया 7 महीने हो गया है जी। 6 महीने से बढ़ गया है। तो अब वो जो फैसले जिनकी वजह से कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो कि वो फैसले करने जरूरी हैं, उसकी इजाजत तो आपको इलेक्शन एक्ट देता है सेक्शन 230 कि बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो, अर्जेंट केसेस हो, तो उसमें फैसले ले सकते हैं। तो ये फिर अब इसकी फाइनली कौन फैसला करेगा ये अर्जेंट है या नहीं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए अगर हुकूमत समझती है कि बहुत ही अर्जेंट मामला है
और ये 6-7 महीने हो गए हैं और हमें फैसला करना चाहिए, तो वो कर सकती है, लेकिन फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस ट्रायल के टेस्ट में भी अपने आप को साबित करना होगा कि वाकई वो अर्जेंट था और वो कोई बदनीयती उसमें शामिल नहीं। ठीक। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप हैं सर हमारे साथ? जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, दो बहुत ही पाकिस्तान के ऑनरेबल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि आप उस पार्लियामेंट का मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, नेशनल असम्बली के, जिनकी जानिब से ये कैबिनेट की जानिब से जो आप लोगों की ज़ाहिर बात है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की थी, उनकी जानिब से फैसले किए गए और लेजिस्लेशन के थ्रू एम्पावर किया गया। सर क्या कहेंगे? मज़हर अब्बास साहब का ये कहना है कि अभी भी सियासी तौर पर गैर यकीनी है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कल भी पावर शो का इजहार किया गया। आप लोग भी पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो सियासी गैर यकीनी के बादल आपको छटते दिखाई दे रहे हैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से, निसार चीमा साहब? और उस हवाले से ही बताएगा कि आप लोगों ने जो इख्तियारात दिए थे निगरान गवर्नमेंट को, उस हवाले से आपकी क्या राय है? और जो भी आज भी जब उनसे सवाल किया गया, बल्कि मैंने सवाल पूछा था केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो आप लोग बुनियाद रख रहे हैं, तो आपकी क्या तवक्को है जो इंतखाबात के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो इसको कंटिन्यू करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान? तो उनका ये डिस्क्रिशन होगी, सवाबदीद होगी उसके उस नई मुंतखब हुकूमत की। क्या कहेंगे इन हवालों से निसार चीमा साहब? देखिए, हमारे सब गुजारिश ये है कि गैर यकीनी कैफियत जहाँ भी हो, किसी इदारे में हो, किसी सूबे में हो, मुल्क में हो, इंतहाई तबाहकुन होती है। सर, किसी हवाले से, मईशत के हवाले से, सियासी माहौल के हवाले से, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल ही जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है और इसको ख़त्म होना चाहिए। आइन में जो कुछ दर्ज है उसके ऊपर बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट अमल होना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से भी कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। जो गैर यकीनी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई बाज़ हलकों की जानिब से मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, उस बारे में मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, ये तारीख हतमी है, फाइनल है, और इसमें उनके आने से इंशाअल्लाह बड़े मामला जो हैं उनके हवाले से गैर यकीनी के जो बादल हैं वो छट जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन चीमा साहब, आपके कतई क्लाइम माजद में मज़हर अब्बास साहब का नुक्ता उनके कानूनी हवालों से था। जो नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे मुल्क से, तो उनका जो स्टेटस था उस हवाले से अब उनकी चूंकि वतन वापसी हो रही, मेरे ख्याल है मज़हर अब्बास साहब का वो जाविया था। दूसरा, आपने कहा कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए वो बेहतर है। जाहिर बात है, ये तो इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन PMLN की जानिब से जो आपकी PDM की गवर्नमेंट थी, हम देख रहे हैं PMLN की जानिब से एक डिफरेंट लाइन है, पीपल्स पार्टी का एक दूसरा मौक़िफ़ है, और मौलाना फजल रहमान साहब का एक और मौक़िफ़ है। वो तो कहते हैं जनवरी में बहुत ठंड होती है, लिहाजा इलेक्शन जो है इस माह में कराना मौजूद नहीं है। तो चीमा साहब, इन हवाले से जरूर जवाब दीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक पे जाना, और फिर ऑनरेबल सेनेटर शशि पलीजू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी जवाब लेना है। इससे पहले हमारे मुल्क पे जनवरी फरवरी में 7 फरवरी को आपको याद है इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, और कोई किसी को इतराज नहीं था, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने एतराज नहीं किया उस पर। तो इस वजह से है कि ये तो और बिल्कुल कोई, ये जो मौसम है बिल्कुल आइडियल है, बिल्कुल बड़ा मुनासिब है। और देखिए, जो मौसम सर्द हो गर्म हो, हमें सच्ची बात ये है कि जो आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर जाना चाहिए, उनको बिल्कुल पूरी तरह उनकी पाबंदी होनी चाहिए। पहले काफी डिले हो चुकी है, इसमें मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से बता दीजिए, उनकी जो कानूनी इश्यूज हैं वो पहले सॉर्ट आउट होंगे, क्या होगा उसका? क्या PMLN के अंदर क्या फील पाई जाती है? जी, फील ये पाई जाती है कि उनको जो एक रिडिकुलस सी बुनियाद पे, एक मज़ाक़खेज़ बुनियाद पे जो उनको सजा दी गई, मुझे जिसका पूरी दुनिया की अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि ग्राउंड क्या थी जी, बेटे से जो तनख्वाह आपने लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इंदराज क्यों नहीं किया गया? पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज्यादा मज़ाक़खेज़ ग्राउंड नहीं हो सकती किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और वो शख्स है जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, जिसने इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, CPEC का तोहफा दिया, बिजली की लोड शेडिंग की खत्म की, दहशत गर्दी खत्म की, ये मोटरवेज के जाल बिछा दिए, उस शख्स को इस मज़ाक़खेज़ ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो बात ये, हमें यकीन है कि ये जो फैसला था मज़ाक़खेज़ ग्राउंड पे, मज़ाक़खेज़ ये कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अपहोल्ड नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो बिल्कुल ये है कि वो खत्म होगा और हमें रिलीफ मिलेगा आला अदालतों से। और मैं इसके बावजूद कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है, उनको जेल भी जाना पड़ा तो वो आएंगे। पहले वो क्या जेल जाने से घबराते हैं?
या घबराए पॉइंट टेकन। सर मैं एक छोटा सा वक्फा लेना, मेरे साथ ही आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान रहिए कि छोटा सा वक्फा लेते दोबारा लौट के आते तो सेंटर ससी पुलिजो साहबा वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मज़हर अब्बास साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब और निसार चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुनिया क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनिया क्रिकेट का सुल्तान? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन कर लिया सेंटर ससी पुलिजो साहबा ने। आपको भी वेलकम करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब और डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ससी साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ससी पुलिजो साहबा, बात हो रही है आइंदा इंतखाबात के हवाले से। निसार चीमा साहब का नुक्ता नज़र आपने सुना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तसलसल से कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो आइनी मुद्दत के दौरान होने चाहिए, जो कि आप लोग की सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि PMLN की जानिब से तो पब्लिक मोबिलाइजेशन हो रही है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पे PMLN पेश कर रही है और तमाम तर जिसे कहते हैं अपना वजन वो नवाज शरीफ साहब के पलड़े में डाल रहे हैं। वो आएंगे तो उनकी इलेक्शन फॉर्चून्स बदल जाएंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से हम कोई इस सिलसिले में एक्टिविटी नहीं देख रहे। तो आप लोग मुतालबा तो आपका जो है जायज़ है और वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो सियासी सरगर्मी है वो उस तरह से शुरू होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रही। तो कुछ बताएंगी पीपल्स पार्टी में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है? सबसे ज्यादा तैयार इलेक्शंस के लिए अगर कोई जमात इस वक्त है और आइन के रूह से सही समत में कोई जमात जा रही है, मेरे ख्याल में मुश्किलात के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के बावजूद और आइन का तकाजा बार बार हर चीज हर बात पर मेरे ख्याल में जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है उसका मवाजना फिलवक्त तो किसी जमात से नहीं किया जा सकता और उसकी बहुत सारी जो है वो अलामतें साफ दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी मैदान में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब से इस असेंबली ने लास्ट असेंबली में टेन्योर पूरा किया है तो आप देख लें वो भी घर पर नहीं बैठे, इस वक्त भी उटांडोलायर में हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। और हम कोई कैंपेन में बाज़ाब्ता न भी हो तब भी हमारी कोऑर्डिनेशन, लोगों के साथ मिलना, जुड़ के रहना, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का ये वखरा और एक यूनिक स्टाइल है। चूंकि हम अवामी पार्टी है, हमारा मैनिफेस्टो जो है जानदार है, तो हम तो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन बात यह है कि क्या ये निगरान हुकूमत हो या दूसरी पार्टीज हो जिन पर भी जिम्मेदारी आती है कि जब हम आवाज उठा रहे थे कि भाई 90 डेज में जो है इलेक्शंस होने चाहिए, तो कोई कह रहा था सर्दी है, कोई कह रहा था लीडर की वापसी की तैयारियां हो रही हैं। अच्छी बात है, हम भी वेलकम करते हैं नवाज शरीफ साहब को, लेकिन हम तो चाहते हैं उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। पहले ही आ जाना। हमारी लीडरशिप तो मुल्क में रहकर सारी चीजों को फेस भी कर रही है, डील कर रही है, हर लोगों के साथ उठ बैठ रही है और मसाइल का सामना भी कर रही है। और आप देखिए कि अभी भी इस वक्त भी चारों सूबों में हालांकि बहुत सारी रुकावटें हैं मुख्तलिफ नौयत की, उसके बावजूद हम जो कह रहे हैं कि भाई न सिर्फ पीपल्स पार्टी को, लेकिन जो भी आइन के फ्रेमवर्क में रहते हुए पाकिस्तान की कोई
सियासी जमायतें, न सिर्फ उसको स्पेस मिलना चाहिए ठीक। लेकिन कैंपेन के लिए भी वो होना चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड ये कोई छोटी बात नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती ये हैं। पंजाब में अगर लेवल प्लेइंग ना मिलने का गिला किससे है? अपने साबिक मखलूत हुकूमत के सीनियर पार्टनर पीएमएलएन से किया जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, या आपने 2 दफा ये बात की है? अनवाल हक साहब, सिर्फ मैं नहीं लेकिन लोग दूसरे भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो भी सियासत को समझता है, जो भी मौजूदा जो भी सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको देख रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर हमारी कुछ पॉइंट्स पे कोalition रही है, तादी हम रहे हैं, लेकिन हमारा अपना मैनिफेस्टो तब भी था, ठीक। अब भी हम उसी के उसमें रहे हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब की कैबिनेट हो या फेडरल कैबिनेट हो, मेरे ख्याल में देयर आर सो मेनी थिंग्स, एवरीबॉडी कैन सी, और उसमें जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम दूसरे जो अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स जो अभी हो रही है, और मैं इस वक्त भी ठट्टा से आपको ज्वाइन कर रही हूँ, यहाँ भी लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है डिलिमिटेशन के नाम पर। अच्छा। जो यहाँ खेल खेला गया है सिंध में, सीट्स बहुत सारे जो अहम शहर में कम की गई हैं, वो भी एक राय आगे आ रही है। आज भी हम इलेक्शन कमीशन में गए, और दूसरे लोग जो चाह रहे हैं, बहुत सारे इशूज हैं। अभी भी आप देखें वोटर लिस्ट के हवाले से भी हम देख रहे हैं, खवातीन का जो इंदराज है, न सिर्फ सिंध की मैं बात नहीं कर रही, दूसरे सूबों में भी वो भी तैयारी उस तरह नहीं है। तो ये लेकिन बात यही हो है गई कतरा कलामी माजद एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे जो वजीर आला थे मुराद अली शाह साहब, वो उन्होंने इन तमाम फैसलों की तौसीक की थी। मैं अगर सच्ची शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा माहौल बनाया, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैंने तो मुराद अली शाह साहब को ठट्टा, अभी वो आए थे तो मैंने कहा था कि आप, और हम पहले से कहे थे कि भाई 68 लाख यहाँ कम है, तो वो चीज उस तरह से होनी चाहिए थी। और सिंध की नुमाइंदों पर निगरान में केयरटेकर सीएम का ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कब से आया है कि वो सीसीआई में बैठकर जो है वो आप लोगों के ऐसे कमर जबान कायरा साहब मुराद अली शाह साहब बैठे थे ना उस वक्त, ही ख्याल है? हाँ, तो मैं नहीं, मुराद अली शाह साहब को हमने बिल्कुल ये बात रखी कि उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी को भी एतराज का मौका ही नहीं मिला। वहां बलूचिस्तान के हमारे भाई कह रहे हैं कि पंजाब की जो है 8 सीट्स बचाने के लिए बलूचिस्तान के भी उसमें डंडी मारी गई, आदमशुमारी पे। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं कह रही कि किसको मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। सिंध का जहां तक है मामला, तो यहाँ इश्यूज है। पाकिस्तान की बात करती पीपल्स पार्टी, तो हम पूरे सूबों में नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, हमारी जो है वो आप देखें इंटरेक्शन भी है, हम मिल रहे हैं लोगों जी। से। नुक्ता आगे दोबारा लौट के आता हूँ। मजहर अब्बास साहब, सर पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जमीयत उलमाए पाकिस्तान, फजल रहमान साहब ग्रुप वो नुमाया थे, बाकी भी कोलिशन पार्टनर्स थे। किस तरह देख रहे हैं अब इनकी पॉलिटिक्स को पोस्ट पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट जो 16 माह रही, इस वक्त जो ससी पलीजो साहबा की पोजीशन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बयानात उनके आते रहते हैं पीएमएलएन जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जो पोजीशन जैसे अभी ससी साहबा कह रही हैं कि डिलिमिटेशंस पे एतराज़ात हैं, तो उस वक्त तो मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, फैसलों की तौसीक की गई, उसके बाद नोटिफाई कर दिया गया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पीडीएम की जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, पीडीएम एक बहुत ही कमज़ोर इत्तेहाद था, इंतखाबी इत्तेहाद तो बना ही नहीं था वो, जी जी, लेकिन अदरवाइज भी एक कमज़ोर इत्तेहाद था। और इसी वजह से 2020 में पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों में इख्तलाफ हुआ, और फिर पीपल्स पार्टी अलग हो गई या अलग कर दी गई, और उसके बाद कभी भी पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में नहीं गई। ना ही पीडीएम की जमातों ने ये कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाया जाए। तो पीडीएम का इत्तेहाद जो था 2018 में जो पीडीएम बनी थी, उसके बाद से ही पीडीएम कभी भी मां सिवाय इसके कि जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ आई थी 2022 मार्च के अंदर, तब वो जमातें सारी मुत्तहिद होकर उन्होंने जो है उनको उनके खिलाफ अदम एतमाद की लाई। लेकिन अगर हम 16-17 महीने की जो भी कारकर्दगी थी, अच्छी थी बुरी थी, उसकी टोटल जिम्मेदारी इन तमाम जमातों पे है, वो किसी एक जमात की जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि पीडीएम एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट है तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक जमात का है, फॉरेन मिनिस्टर दूसरी जमात का है, बाकी मिनिस्टर्स दीगर जमातों के। तो एक कलेक्टिव सक्सेस या फेलियर दोनों है, दोनों को उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बज़ाहिर लगता है कि शायद ये सारा बोझ पीएमएलएन के हिस्से में डाल दिया गया कि पीएमएलएन जो है इन सब का बोझ उठाए,
जहाँ तक ये बात है कि किस तरीके से सीसीआई, मुझे तो समझ में नहीं आया कि जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो सीसीआई का इजलास बुलाने की ज़रूरत क्या थी। आप जब आपको पता था, जब आप इलेक्शन से बिल्कुल पहले, यानी गवर्नमेंट ख़त्म होने से बिल्कुल पहले आप सीसीआई का इजलास बुलाएंगे और उसमें सेंसस को नोटिफाई करेंगे, तो फिर लामोहला डिलिमिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब डिलिमिटेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आए वो तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर इसको अवॉइड कर लिया जाता और लेट दी अदर, या तो ये कि बिल्कुल शुरू में आप 2018 में ही जब सेंसस के रिजल्ट्स उस वक्त आने शुरू हुए थे, या 2000 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, उस वक्त ये चीज़ें हो जाती। लेकिन इस स्टेज पे जब गवर्नमेंट के बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, उससे पहले सीसीआई का इजलास बुला के जब आपने ये फैसला किया, जब आपने डिलिमिटेशन का फैसला किया, तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इंक्लूडिंग डिले इन द इलेक्शन, वो फिर सब जिम्मेदार हैं। ठीक, आप आज सही ये कह रहे हैं, फिर बात सबकी ओनरशिप है। ओके, ये आपके अहम नुकता है। अहमद बिलाल साहब जी। लेनी चाहिए ओनरशिप, जो भी फैसले हुए उसकी ओनरशिप सबको लेनी चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए है? को जिनके लिए मुश्किल है लेवल प्लेइंग फील्ड का, मुझे तो नहीं समझ में आती कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसूली तौर पे ये है कि हर जमात को जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना जी, चाहे एग्जैक्टली। उसको इलेक्शन से ना रोका जाए। ठीक, हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा है कि जमातों के लिए मसाइल खड़े होते हैं। आज पीटीआई के लिए इलेक्शन में जो है इस तरह की कैंपेन करना, देखते हैं आने वाले वक्त में कितना कितना उनको फ्रीडम मिलेगा। लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि वो जो है उनके लिए मुश्किलात हैं और ख़ासी मुश्किलात हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर प्राइम मिनिस्टर बेहतर होता कि बुलाएं, या तो फिर सारी जमातों को आप बुलाएं, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें, ठीक, उसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इन बेसिक इश्यूज पर कंसेंसस बना लें। और जाहिर है जब पॉलिटिकल पार्टी सारी अक्रॉस द बोर्ड इस पे कोई कंसेंसस बनेगा, तो ऐन मुमकिन है कि अब तो खैर इलेक्शंस नहीं नज़र आते जनवरी से पहले, लेकिन अगर ये काम बहुत पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बाहर कैफ देखना ये कि इलेक्शन वाकई वक्त पर होते हैं, यानी वक्त से मुराद ये कि अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं या नहीं होते। ओके। देखिए अहमद बिलाल साहब, मज़हर साहब की गुफ्तगू में जो है वो अहम नुकात हैं, लेकिन वो दोबारा से उन्होंने बात की कि देखिए जनवरी में इलेक्शन होते हैं नहीं होते। आप भी इस गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि इलेक्शन जो है वो होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी एक टाइमलाइन दी है जनवरी के आखिरी हफ्ता। मैं इनसे एग्री करता हूँ, डेट अनाउंस नहीं की, लेकिन ये बताया कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। निसार चीमा साहब, शशि पलीजो साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ सजेशन है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दो जिम्मेदारान प्रोग्राम में हैं, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको है कि मतलब ऑथेंटिसिटी या यकीन है कि हो जाएंगे, या यू शेयर दी एप्रीहेंशंस ऑफ मजहर अब्बास साहब? मैं समझता हूँ कि कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे ये इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने शायद जरूरी होंगे जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात के बारे में ये जो यकीनी है ये नहीं होनी चाहिए। डेट ना होने का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो कानूनी नुक्ता है जी। अगर आप इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 पे जाएं तो आप देखेंगे कि जो ही आप डेट अनाउंस करते हैं तो उसके बाद एक ट्रिगर हो जाती है पूरा इलेक्शन का प्रोग्राम कि 7 दिन के अंदर आपको पूरा डिटेल प्रोग्राम देना पड़ता है, 13 दिन के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव करने होती हैं वगैरह वगैरह। तो वो चूंकि अभी तक आपकी डिलिमिटेशन मुकम्मल नहीं हुई तो आप ज़ाहिर नॉमिनेशन फॉर्म तो इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक। तो इसलिए वो कानूनी नुक्ता है। तो इसलिए वरना अगर आप देखें तो आखिरी हफ्ते, जनवरी का आखिरी हफ्ते में एक ही इतवार है और वो 28 जनवरी को है। मोस्ट लाइकली 28 जनवरी को इंतखाब होगा, लेकिन वो डेट इसलिए अनाउंस नहीं कर सकते थे कि कानूनी प्रॉब्लम है। देखिए हमें IMF के कुछ मामलात हैं, वो ये जो इस वक्त मौजूदा आपका एग्रीमेंट है स्टैंड बाई, वो 9 महीने के लिए था, वो अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो उससे बहुत पहले आपको निगोशिएशन शुरू करनी चाहिए क्योंकि आपको फंडिंग की बहुत जरूरत होगी।
तो वो सिर्फ मुंतखब हुकूमत से ही बात करेगी IMF, तो इसलिए भी मुंतखब हुकूमत होना जरूरी है। मार्च में हमें पता है सेनेट के इलेक्शन भी ड्यू है, तो उसके लिए भी असम्बली की मौजूदगी जरूरी है, असम्बलियों की मौजूदगी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे ये मुमकिन नहीं होगा कि आप जनवरी से आगे ले जाएं। वैसे तो कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल में जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। वो उन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो सवाल उठाया जा सकता है कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे ये काफी हद तक यकीन है कि इस बारे में कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। डॉक्टर साहब चीमा साहब, सर ये लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे आ रहे हैं आपके साबिक कोलिशन पार्टनर्स की जानिब से, बिलखसूस पंजाब में। अभी आपने देखा शशि फलूजा साहब भी बात कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बात कर रहे थे। क्या कहेंगे निसार चीमा साहब आप इस हवाले से, क्योंकि जाहिर बात है पंजाब में तो आपका किला समझा जाता है और आपका बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। जो बाकी आप लोगों के सियासी हरीफ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PTI या जो दीगर जमातें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इस हवाले से आपका क्या जवाब है चीमा साहब? निसार चीमा साहब हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल में निसार चीमा साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, दोबारा लौट के आते हैं। शशि फलूजा साहब, मजहर अब्बास साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा जो PDM की 16-17 माह की हुकूमत थी, अगर उनकी कोई कामयाबी है, वैसे हमारे शो में पिछले वीक कमर जमान कारा साहब आए थे, वो तो कह रहे थे कि बड़ा जबरदस्त काम किया, डिफॉल्ट से बचाया, तो उसकी तमाम कामयाबी भी जो है वो भी शेयर्ड हैं, मुश्तरका होंगी, और तमाम नाकामियां जो है वो भी मुश्तरका होंगी, और जितने फैसले हुए उसकी भी ओनरशिप देनी होगी CCI में जो हुए थे। तो मैं इस हवाले से आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। मजहर अब्बास साहब ने जो बात की है, आई टोटली एग्री विद हिम इन प्रिंसिपल। शशि साहबा जी, CCI के हवाले से देखें, क्योंकि ये चैलेंज फैसला सिर्फ ज्वाइंट सेशन में ही हो सकता है, पार्लियामेंट तो जाहिर बात है इस वक्त नहीं है, किसी अदालत में भी उस तरह नहीं हो सकता है। लेकिन निगरान आइन में केयर टेकर CM का कहीं लिखा हुआ नहीं है कि CCI में आकर वो अपने सूबे की तरफ से अप्रूवल देंगे तो सारी चीजें। पंजाब और आपने KPK के देख लिए कि वो नुमाइंदा अवामी नहीं थे, वो केयर टेकर CM जो सिलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड थे। PDM के हवाले से आपकी बात दुरुस्त है। हम वज़ीर साहब का भी ये तज्जिया काफी हवालों से दुरुस्त है। हम कुछ वजूहात थी जो सबको पता है, हम क्योंकि अपना अपना मैनिफेस्टो था और हम समझ रहे थे एक तो रोटेशन पे जो खास करके मेरी तरह के जो भी कारकुन थे, हम कह रहे थे रोटेशन पे चेयरमैनशिप होनी चाहिए थी। सिर्फ एक क्यों JUIF सिर्फ हर वक्त क्यों वो, हालांकि सब तग दौड़ भाग दौड़ पीपल्स पार्टी ने ज्यादा की। दूसरी चीज ये कि इस वक्त जो PDM की जी 16 महीने हुकूमत रही, सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूंगी मिनिस्ट्री को, इस वजह से नहीं कि मैं उस पार्टी की हूं, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि पाकिस्तान आइसोलेशन में जो दूसरी गवर्नमेंट चली गई थी, उस वक्त पाकिस्तान जिन हालात में था, चेयरमैन साहब ने मुश्किल हालात होने के बावजूद, तनकीद भी थी, सैलाब था, दूसरी चीजें थी, तो उसके बावजूद वो हर जगह गए। इतनी शदीद तनकीद का सामना करते हुए भी, सिंध में इतना शदीद सैलाब, दूसरे सूबों में वो गए, सबसे मिले। वो एक कम उम्र वजीर खारजा होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ जो पिछली गवर्नमेंट जो गैप और जो मुख्तलिफ गैप्स छोड़ के गई थी उसको उन्होंने पुर करने की कोशिश की। लेकिन मैं इस चीज पे आज भी कहती हूँ कि इस वक्त भी जो दहशतगर्दी के लिए आज भी जोब में जो वाकया हुआ है, कंडेम करती हूँ मैं शदीद, और जो शहादतें हुई हैं हम उसको भी कंडेम करते हैं। इस चीजों को भी देखने के लिए जरूरी है कि कलेक्टिव विजडम के साथ चलना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्पेस देना पड़ेगा, इसके बगैर जो है। और आइन की अगर बात करती है निगरान हुकूमत दूसरी, तो उनको चाहिए कि उसकी मैनिफेस्टेशन भी होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान इस्तेकाम के लिए जाए, मजीद तरक्की करे और जो जो मुश्किलात हैं उससे निकले। जो अफगान पॉलिसी है, जो अभी जो इसराइल और दूसरी चीजें जो हटधर्मियां जा रही हैं, उसमें पाकिस्तान अपना अच्छा और मजबूत रोल प्ले करे। उसके लिए जरूरी है कि इंटरनल हमारी मामलात जो पॉलिटिकल खास करके जो है चीजें हैं वो ठीक हो, मजबूत हो। और खास तौर फिर मैं कहूंगी कि जो मुआशत और ये जो खारजी मामलात और दहशतगर्दी, ये तीनों चीजें बहुत ही अहम है। सिक्योरिटी खास करके हमारे लिए, आप समझते हैं तमाम सियासी जमातों का एक मुकालमा भी होना चाहिए आपस में इन तमाम 3 अहम इश्यूज की जो आपने बात की? क्यों नहीं, जब चैलेंजिंग सूरत हाल होती है, सिचुएशंस बनती है किसी भी कौम और मुल्क के लिए, तो टेबल पर ही बातें होती है ना। ठीक है, मैनिफेस्टो अपना अलग अलग है, लेकिन
क्या आइन के तहत वो लोग नहीं जाते? बिल्कुल जाते। जो भी ठीक है। फेडरेशन की बात करती है जमायत, सारे सूबों के हुकूक की बात करती है, पाकिस्तान के लिए बात करती है, इस्तेकाम के लिए कहती ठीक है, है। तो जरूर वो डायलॉग पर भी यकीन रखना चीमा चाहती साहब है। आगे जी हमारे साथ, मैं वो आपका नुक्ता चीमा साहब सामने उठा लूं। निसार चीमा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी अनवर साहब। सर ये जो सेनेटर शशि पलिजो साहब हैं, ऑनरेबल पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का बिलखसूस पंजाब में उसका तस्करा कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जो आपके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में थी, और जाहिर बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ा अच्छा आपस में इश्तराकी अमल भी रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात से लेकर भी, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पंजाब में, आपका ताल्लुक पंजाब से ही है और पंजाब में ही आपका मुकाबला होना है अपने सियासी हरीफों से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या आप लोगों के फेवर में चीजें जा रही हैं जिसकी वजह से इनको ये गिले शिकवे? नहीं, मैं तो शशि पलेजो साहबा से पूछता हूँ, वो बड़ी माशाल्लाह बड़ी मंजी पार्लियामेंटेरियन हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि वो बता दें, निशानदेही करें कि कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। हम उनके साथ हैं। मैं उनकी आवाज़ मिला के कहता हूँ कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए जी। मैं तो समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कुव्वतों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, और हर कीमत पे मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना चाहिए। इसी में बिल्कुल कौम का मफाद है, और तभी ये है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो एस्टैब्लिश होगी, इंपॉर्टेंट। और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होगी तो आने वाली हुकूमत जो है उसकी साख कायम हो सकेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मजहर अब्बास सर, आपने कौमी डायलॉग की बात की थी, आज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसकी ज़रूरत पे जोर दिया, उस पर ज़रूर शशि पलिजो साहब भी कह रहे हैं, लेकिन मजहर साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के सर मैंने इब्तदाइये में फ़लस्तीन के इशू पे भी बात की थी। मैं चाहूँगा कि आप, अहमद बिलाल महबूब साहब, शशि पलिजो साहब और निसार चीमा साहब, उस पर भी सर ज़रूर बात कीजिएगा। एक ह्यूमन सफरिंग हो जाती है ये फ़लस्तीन का जो मिडल ईस्ट का इशू है। आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, क्या कहेंगे सर इस मामले का जो हल है वो क्यों कर नहीं हो पा रहा? जाहिर बात है एक अलाइनमेंट्स हैं, अमेरिका जो है वो इसराइल के पीछे है, और फ़लस्तीन का एक इशू 2 स्टेट्स पे सब लोग राज़ी हैं, लेकिन इसराइल जो है वो हटदर्मी पे कायम है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो ह्यूमन सफरिंग में बढ़ रही है। क्या कहेंगे मजहर अब्बास साहब इस हवाले से जो सर ये मिडल ईस्ट में हो रहा है? देखिए अनवार, ये जो कुछ हो रहा है इसमें लगता ये क्योंकि बहुत से लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज अटैक था जी। इंक्लूडिंग इजराइल एंड अमेरिकन्स और इवन इस्लामिक वर्ल्ड में। ये क्यों हुआ? और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ, और जिस तरीके से हुआ, लेकिन इसके रीजंस क्या थे? इसलिए कि शायद फ़लस्तीन के इशू को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया था, और उनको ये नज़र आ रहा था, ये महसूस होने लगा था कि ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो इज़राइल जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन अगर इज़राइल के ताल्लुकात जो है वो सऊदी अरब से बातचीत चल रही है, उनकी यूएई से ताल्लुकात उनके हो गए हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात हो गए हैं, ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब के हवाले से जो कंसर्न थी और यूएई के हवाले से, तो उन्हें ये महसूस हो रहा था कि अगर ये लोग इन्होंने और जितने ममालिक में इजराइल के मिनिस्टर्स ने बात की थी कि और कई ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहाल होने लगे, तो पैलेस्टीनियंस को ये लगने लगा था कि शायद अब जो है उनके मामलात बिल्कुल दबा दिए जाएंगे, संभोल जाएंगे। दूसरे जो अमेरिकन्स, वो भी लगता है कि अमेरिकन्स का जो कंसर्न थी वो ये थी कि चाइना के थ्रू ईरान और सऊदी अरब की बातचीत उन्होंने कराई, और सऊदी अरब और चाइना की रिलेशनशिप, सऊदी अरब और ईरान की जो ताल्लुकात में जो बेहतरी आई और जो बातचीत चल रही थी, उसके बाद ये जो मूव था कि इजराइल और सऊदी अरब, ये दरअसल मेरे नुक्ते नज़र से ईरान और सऊदी अरब के जो चाइना ने रोल प्ले किया था उसको सबोटाज करने के लिए ये मूव थी। ये कितना एस्केलेट कर जाएगा, लगता तो यही है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें, हिस्टोरिकली देखें तो 70s में जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप थी वो बड़ी मुख्तलिफ लीडरशिप थी। एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस्लामिक वर्ल्ड यहाँ जो हुई थी उसमें ये पूरा नई इस्लामी दुनिया का जो तसव्वुर था
वो सामने आया था। उससे पहले हमने 70s में देखा था कि पेट्रोल को एज ए वेपन यूज़ किया गया था। लेकिन जो लीडरशिप थी वो पूरी लीडरशिप उड़ा दी गई। जी पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी हो गई, शाह फैसल की हलाकत के रहलत के बाद, फिर लीबिया के कर्नल कद्दाफी, फिर यासिर अराफात फ़लस्तीन के, फिर हाफिज असद, हाफिज अल और असद जो सीरिया का। ईरान और जो ख़ास तौर पे हम ये शाम और लीबिया को के साथ हुआ, वो दरअसल ये दो ममालिक ऐसे थे जो पैलेस्टीनियन कॉज में बड़े खुलकर सामने आते थे विद द सपोर्ट ऑफ द सोवियट्स ऑल्सो। ठीक आज सिर्फ ईरान जो है वो खुल्लम खुल्ला जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। बाकी इस्लामिक वर्ल्ड का जो हाल है वो हमारे सामने, इसीलिए Exactly. अब तक ओआईसी का कोई सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो गया, ओआईसी का इजलास नहीं बुलाया गया। तो मेरा ख्याल है हमास ने जो किया है और हिजबुल्लाह ने उनको बैक किया है, ये उसी का वो है। तो उन्होंने वो सारी तवज्जो जो एक पूरा एक सिनेरियो डेवलप किया जा रहा था कि इजराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, तो हमास ने और हिजबुल्लाह ने ये मैसेज दिया दुनिया को कि नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे इन ओके सर, बड़ा मामलात आपने में। अहम नुकता उठाया, बड़ी तस्वीर पेशी बच्चों को। अहमद बिलाल महमूद साहब, इस पे भी सर अगर आप कमेंट करना चाहें सर, फिर हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है सर। अहमद बिलाल साहब, गालिबन अहमद बिलाल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया। डॉक्टर इरशाद चीमा साहब आप हैं सर? जी बिल्कुल जी। सर अगर आप इस पे ब्रीफली कमेंट कर दें सर, फलस्तीन इशू पे जो मजहर साहब का भी सर एनालिसिस है। देखिए गुजारिश ये है कि ये सारा इशू जो है जो अब तक कायम है और हल नहीं हो पा रहा, इसमें हकीकत ये है कि इसकी बुनियादी वजह मुसलमान मुल्कों की और बिलखसूस उनकी लीडरशिप की बेइज्जती है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का, कौमी गैरत का, मिली गैरत का कोई एहसास नहीं है, कोई पास नहीं है। और आज भी ये है कि सिवाय ईरान के किसी की तरफ से कोई जानदार आवाज नहीं आई मजलूम फलस्तीनियों के हक में। देखें, गुजारिश ये है कि ये पूरे आलम इस्लाम का ये फर्ज है कि इस वक्त आगे बढ़े और अपने मजलूम भाइयों की मदद के लिए। जी बस साहब, आपको भी सर कमेंट है कि वक्त की तंगी आड़ी बच्चों को। शशि प्लीज साहब, अभी 30 सेकंड में इसके हवाले से बात कीजिएगा प्लीज, फिर मेरा वक्त बिल्कुल ओवर हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप इस पे कमेंट दे दीजिएगा मुख्तसर इख्तिसार से। मामला है हाँ जी, ये सारी मुस्लिम उम्मा सबको जो है वो अपना एक दिखाना पड़ेगा और बैक करना पड़ेगा। फलस्तीन के दिल में, उस जमीन में दाहियों का दर्द और तकलीफ और कत्ल गारत है। हम जब भी नमाज के बाद दुआ करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान अपने लिए नहीं, लेकिन हम कश्मीर और फलस्तीन के लिए भी, उनकी माँ बहनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही बात की। शशि सेंटर शशि प्रोजेक्ट साहब, बहुत वाजत वक्त खत्म हो रहा है। शुक्रिया मजहरबाज साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अहमद बिलाल साहब का शुक्रिया, और डॉक्टर इरशाद चीमा साहब का। व्यूअर्स, मुख्तलिफ नुकात पर भी हमने गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। उसके हवाले से जो फीडबैक है सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सच तो की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।